जीरो है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। इसका मतलब बच्चों डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है 90। इसका मतलब है जो ए है ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? वेक्टर ए इज पैरेलल, तो फिर वेक्टर ए पैरेलल किसके होगा? बच्चों हमने कहा कि वेक्टर ए जो है वो बी के तो परपेंडिकुलर है इसलिए पैरेलल तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। सी के भी परपेंडिकुलर है इसलिए पैरेलल तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। बी डॉट सी के भी पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी भी तो वो परपेंडिकुलर ही है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बचा है बी क्रॉस सी। बच्चों ये देखें, ये मेरे पास है बी और ये मेरे पास है सी। अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ए है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। बी क्रॉस सी के पैरेलल होने का मतलब है कि बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर, और यही तो हम चाहते हैं कि बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर। ये तभी मुमकिन है अगर हम बी क्रॉस सी के क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आर इक्वल। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। अब ए बी तो दायरे पता इक्वल ही है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा ही बच गए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होंगे? जब थीटा आपको पता है क्या होगा 45। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? 45। नेक्स्ट है बच्चों, इसको सॉल्व करें। देखें आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है बच्चों, जे क्रॉस के अगर आप लेते हैं, वो याद होगा आपको, यूं करके हमने बनाया था, ये हमारा जे है, ये हमारा के है और ये हमारा आई है। बच्चों जे क्रॉस के लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आई आएगा। इसका मतलब है कि जो जे क्रॉस के है दैट इज इक्वल टू आई। तो ये देखेंगे हमारे पास आ जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के की जगह भी आई आ जाएगा। और बच्चों आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्ज करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है बच्चों, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारी जो फोर्स है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है। बच्चों इस सूरत में अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है तो हमारा जो मोमेंट आर्म है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आपको पता है जो टार्क है वो बराबर होता है, टार्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है मोमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट के। अगर मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो बच्चों टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। बच्चों रोटेशनल मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? टॉर्क। वही काम टॉर्क करता है जो लीनियर मोशन में कौन करती है? फोर्स करती है। उसके बाद हमारे पास है जी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। बच्चों अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। बच्चों ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय जी होता है 9.8 और टाइम यहाँ पे 2 दिया है। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम यानी कि टाइम का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब है डी पी ओवर डी टी। बच्चों ये बराबर होता है फोर्स के। लेकिन अगर खाली ये आ जाए कि चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम का जिक्र ना हो, रेट ऑफ चेंज का जिक्र ना हो, खाली चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चों जो खाली चेंज इन मोमेंटम है ना वो किसके बराबर होता है? वो इम्पल्स के बराबर होता है। याद रखना आपने, खाली मोमेंटम में चेंज इम्पल्स के बराबर है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फिर वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज को कैसे रिलेट कर सकते हैं? बच्चों आपको पता है जो रेंज होती है दैट इज वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, और अगर थीटा पुट कर दिया जाए 45 डिग्री तो रेंज हो जाएगी मैक्सिमम, जो कि बराबर होगी वी स्क्वायर ओवर जी। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जो वी आई स्क्वायर ओवर जी है
ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर, आर मैक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू और साथ में साइन टू थीटा। लो बच्चों, ये आ गया है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों आपने याद रखना है, ये देखें, जब एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है यूं करके, तो बच्चों उसकी दो वेलोसिटीज़ होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है Vx और एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज़ Vy। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है पूरी फ्लाइट में ये नॉन ज़ीरो होती है और हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे जाके Vy क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ से आगे जाते हैं नीचे की तरफ, तो Vy जो है बच्चों इसकी डायरेक्शन वही हो जाती है जो G की है। G और Vy जो है ये पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट से पहले यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ठीक है, Vy जो है इसके दरमियान और G के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 होता है। ठीक है, लेकिन Vx इस पूरी फ्लाइट में आप देखें, Vx जो है वो हमेशा एक तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, दूसरा वो G के साथ हमेशा क्या रहेगी बच्चों, परपेंडिकुलर। Vx जो है वो G के साथ हमेशा परपेंडिकुलर है, लेकिन Vx कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। लेकिन Vy जो है यहाँ पे मैक्सिमम होती है, जब आप ऊपर को जाते हैं तो कम होना शुरू हो जाती है, कम होते होते यहाँ पे जाके जहाँ पर हाइट मैक्सिमम होती है वहाँ पे जाके Vy ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद अगेन Vy बढ़ना शुरू हो जाती है और जब आप टच करते हैं ग्राउंड को तो इसकी वैल्यू दोबारा से मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि Vy जो है ये चेंज होती रहती है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन Vx हमेशा कांस्टेंट रहती है। अच्छा ये देखें जी, अ बॉल इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकेंड। Vi जो है बच्चों ये 20 मीटर पर सेकेंड है और थीटा जो है वो 60 डिग्री है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टॉप पोजीशन पे, अभी मैंने बनाया है यहाँ पे, आपको याद होगा बच्चों, टॉप पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। बच्चों फाइनल वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ Vfx² प्लस Vfy²। बच्चों इस पॉइंट पे आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, सो ये ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी सिर्फ Vfx का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा Vfx जो कि बराबर होगा Vf cos थीटा। तो बच्चों Vf बराबर है, आपको पता है कि x कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो सेम होता है, इसलिए जो फाइनल होगी, ये देखें, जो फाइनल होगी वही इनिशियल होगी। तो Vf इज इक्वल टू Vi cos थीटा। तो Vi की जगह पुट कर दें बच्चों 20 और cos 60, तो बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाय cos 60 जो होता है ये 1/2 होता है, तो आंसर क्या आ गया 10, ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अभी डिस्कस किया पीछे हमने, ये चेंज होता रहता है। क्वेश्चन 28 है बच्चों, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो, ये डिस्कस हो गया। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने ये पढ़ा है कि अगर हम 45 डिग्री में सेम वही एंगल ऐड करें और उसी को ही माइनस करें तो उन दोनों वैल्यूज़ पे जो रेंज है वो सेम आएगी। ठीक है, तो बच्चों इस पेयर में से तलाश करें किस पेयर पर रेंज सेम होगी। तो देखें 45 में अगर मैं 10 जमा करूं और 10 ही माइनस करूं तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है जी 55 और 35। तो बच्चों ये वाला पेयर जो है ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बच्चों हमने पढ़ा कि जो वर्क डन होता है दैट इज FD cos ऑफ थीटा। इसका मतलब है अगर थीटा ज़ीरो है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों इस सूरत में वर्क होगा मैक्सिमम। अगर थीटा है 90 डिग्री यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, तो बच्चों थीटा cos 90 ज़ीरो हो जाता है तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हैं तो बच्चों थीटा 180 होगा और 180 cos 180 -1 होता है तो वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों है जी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और यहाँ पर अगर हम बॉडी की वेलोसिटी
बनाएं तो ये देखें उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। देखिए बच्चों एंगल क्या बन रहा है 90 और कॉस 90 क्या होगा 0 होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका मतलब है सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करती इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 5 kg ऑफ बॉडी इज रेज टू 1 मीटर, मैस कितना है उसका बच्चों 5 kg, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 1 मीटर, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप उठा के ऊपर ले जा रहे हैं तो फिर जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये जो एफ है ये एम ए की बजाय एम जी हो जाएगा और साथ में डी, इसको आप एच भी कह सकते हैं डी को। तो बच्चों एम क्या है 5, जी 9.8 और डी क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें ये बन जाएगा 49 जूल। 33 है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ वर्क टू पावर, तो ये आगे हम कर चुके हैं पीछे। उसके बाद है किलो वाट आवर। बच्चों किलो वाट आवर जो है आपको पता है, किलो वाट आवर जो है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जोल। देखें किलो वाट आवर बराबर किसके, जोल के, इसका मतलब है किलो वाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी ऑप्शन ही नहीं है। तो एनर्जी और वर्क आपको पता है सेम चीज़ें हैं, क्योंकि वर्क का मतलब भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी का यूनिट है वही वर्क है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो वर्क है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 1 वाट आवर इज इक्वल टू, 1 वाट आवर जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों 1 वाट आवर। देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, देखिए 1 वाट और आवर, बच्चों वाट 1 वाट तो 1 वाट ही होगा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड होंगे। अब ये वाट सेकेंड तो मिलके बन गया जोल और 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 ये बन गया 3600। 3600 को मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जोल, और 10 रेज टू द पावर 3 क्या है बच्चों, ये किलो होता है। तो 1 वाट आवर, देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लिखा गया वाट आवर, अगर वाट आवर है तो वो किलो जाउल है, लेकिन अगर 1 किलो वाट आवर है, अगर 1 किलो वाट आवर है तो वो बराबर होगा 3.6 मेगा जोल के, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज किया गया, 1 वाट आवर दिया गया, किलो वाट नहीं दिया गया, इसलिए आंसर किलो जोल होगा, मेगा जोल नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। उसके बाद बच्चों वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पर वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को आप 2v कर दें, तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं के ई प्राइम कह देता हूँ। ये देखें 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4 और v स्क्वायर, ये जो नई चीज़ आई है ना 4, इसको आप साइड पे निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1mv, 1/2 mv स्क्वायर। बच्चों ये जो 1/2 mv स्क्वायर है ये तो अगेन वही पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, 4 इंटू पुरानी काइनेटिक एनर्जी, सो नई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स पुरानी काइनेटिक एनर्जी, तो 4 टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जी बात हो रही है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू GMM ओवर R इन्फिनिटी। बच्चों R को अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं, यहाँ पर माइनस भी है, अगर मैं R को इन्फिनिटी पुट कर दूं तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या होगा 0। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी 0 होगी, और अर्थ पे क्या होगी बच्चों, अर्थ पे आप R की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -GMM ओवर R। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मिनिमम होगी, ठीक है, और जो ये R बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। इसका मतलब जब आप ये अगर हमारी ग्राउंड है, अर्थ है, तो ज़मीन से आप जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। बच्चों जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √GR और एस्केप स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू √2GR। इन दोनों की रेशियो निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड ओवर एस्केप स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड है GR डिवाइडेड बाय 2GR, GR से GR कैंसिल, बच्चों ये बच गया 1/√2।
ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों पहला वीडियो जो है हमारा MCQs का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, कमेंट्स में भी दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे और फिर थर्ड वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों